मैं भी चाहता हूं कि राम राज्य आए, लेकिन वो राम राज्य कैसे आएगा? और चूंकि देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने महाराज जी, तो आपने मुझसे कहा कि आज के दिन राम राज्य कैसे हो सकता है, तुरंत मैंने डाला मेटा एआई में। अभी देखिए मेटा एआई क्या कहता है। आज के दिन राम राज्य की बात करना एक आदर्शवादी विचार है, लेकिन मेटा भी देखिए कितना स्मार्ट है, इसे हकीकत बनाने के लिए हमें कुछ मूल्यों को अपनाना होगा। बस इसका सर मतलब यही कि अभी मैं तक कह तो रहा मूल्य था। नहीं अपनाएगा। कौन से? सुन लीजिए, सत्य और न्याय, ईमानदारी और न्याय की भावना को बढ़ावा देना, समानता और भाईचारा, सबको समान अधिकार और अवसर प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना, सेवा और सहयोग, दूसरों की मदद और सहयोग करना। मैंने अपनी अब पूरी मैं बात अगर आपसे लेके बोली है। पूरी में फहरिस्त अगर मैं बनाने लगूं, फेडरल पॉलिटिक्स की क्या दिक्कत है, नहीं, मैंने केंद्र बनाम मैंने राज्य पूरी क्या बात। दिक्कत है, पर्यावरण की क्या आज दिक्कत है, तो बताइए आज फिर। का आज का दिवस इतिहास में इसीलिए जाना जाना चाहिए कि हम्म। आज जिस केसरिया धर्मत ध्वज को तमाम राष्ट्र नायकों ने, चाहे वो आरएसएस संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के श्रीमंत गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज रहे हो, या पितु संपूर्ण भारत का हिंदू जनमानस भारतीय समाज रहा हो, उनका यही ध्येय, यही उद्देश्य रहा होगा। जिस राम और राष्ट्र की संकल्पना हम लोग कर रहे हैं, अभी बैठकर बात कर रहे हैं, जिस एनवायरमेंट की, जिस वातावरण की, इसी ध्येय के साथ हम काम कर पाए। राम का संपूर्ण जीवन जिस मर्यादा और आदर्श से जुड़ा रहा है, और जो प्रेरणादायक प्रसंग उनके कथाओं के माध्यम से हमें एक सीख, हमें एक शिक्षा देती है, उन आदर्शों पर चलते हुए हम सारी चीजों को अपने सही कर पाए और राम राज्य की सही मायने में स्थापना हो पाए। आज से उस दिवस को जाना जाना चाहिए। हम आज से भी अगर उसको शिरोधार्य करते हैं तो बहुत जल्दी समाज में सुधार किया जा ये सकता मैं है। मानता हूं, यहाँ पे भगवान मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यहाँ पे मैं आपकी बात जी से सहमत हूँ बिल्कुल। कि भाई कभी तो और शुरू, वही आपको, कुछ तो शुरू वही करेंगे। वही अत्याधुनिक तकनीकी आपकी एआई वही बता रही है श्रीमान जी कि आज से राम राज्य की स्थापना क्यों होनी चाहिए। आज उसी आदर्श दिवस के रूप में राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ, प्रारंभ मानना चाहिए हम लोग। मेरा ये मानना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर। बाकी आप लोग बहुत मेटा, नियम कानून आ रहे हैं सर, अपराध तो प्रत्येक दिन हो रहा है ना। आप लोग हाँ, अभी मेटा मेटा कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी पूछ लेता हूँ मेटा से कि क्या, ग्रोक से पूछ लेता हूँ कि क्या। हाँ, आप ग्रॉक से पूछिए। अब हाँ, ग्रॉक क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर अगर आपको राम राज्य लाना है तो आपको चरित्र निर्माण करना होगा, यानी राम जैसा चरित्र बनाना होगा। लोभ, अहंकार, क्रोध, ये सब निकाल के सत्य और क्षमा की तरफ जाना होगा। तो ऋचा जी, फिर तो देश में चुनाव बंद करना पड़ेगा। देखिए, चुनाव में क्षमा लायक तो कोई चीज नहीं है ऋचा जी। आप आपके पास आ रहा हूँ दिवाकर जी। नहीं, देश में चुनाव नहीं बंद हो सकते क्योंकि लोकतंत्र के लिए मैं आ रहा हूँ दिवाकर जी, है। आपके पास मैं आ रहा हूँ। बस अभी जरा सा ये बता दूं, उसके बाद मैं ऋचा जी के पास पहले आऊंगा, फिर दिवाकर। बिल्कुल। फिर सामाजिक स्तर पर जो बात वो कहता है कि शिक्षा में राम राज्य के मूल्य आने चाहिए, यानी स्कूलों में चरित्र निर्माण, संस्कार, पर्यावरण, ठीक है ना। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए कि नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई चरित्र निर्माण और संस्कार और पर्यावरण प्रेम के लिए होनी चाहिए। जिस बात को हम कह रहे हैं, जातिवाद का अंत होना चाहिए। राम राज्य की संकल्पना में सामाजिक स्तर पर जातिवाद का अंत होना चाहिए। ये जन्म आधारित नहीं, गुण कर्म आधारित होनी चाहिए। नारी का सम्मान होना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए। फिर लिखा गया है सामाजिक तौर पर पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि राम ने 14 साल वन में बिताया, यानी आज जंगल बचाना है, नदियों को स्वच्छ रखना है, ये राम राज्य का हिस्सा होगा। वन के लोगों को उसी तरीके से गले लगाना है, वही अधिकार देने हैं जो वन से बाहर रहने वाले लोगों के लिए है। तभी आप, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पे प्रमुख तौर पर काम उन्हीं का होता है। आज क्या स्थिति है। और इसी तरह शासक के लिए कहा गया, राम जैसा शासक, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, न्याय, तेज और निष्पक्ष शासन। अब वो कितना निष्पक्ष है इसको भी समझना पड़ेगा। और इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि जब तक राम अपने भक्तों के हृदय में नहीं विराजमान होंगे तब तक बाहर किसी राम राज्य की कल्पना बेमानी है। और इसलिए अब ऋचा जी, अब आप जो कहना चाहती थी वो बात पूरी करें। और फिर उसके बाद ना ऋचा जी पहले बोलने, फिर मैं विष्णु जी से अभी सुनना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अगर ग्रॉक भी ये कह रहा है पर्यावरण के बारे में, मेटा एआई भी ये कह रहा है पर्यावरण के बारे में, तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर कह रहा है। मैं तो एकदम अगर राम राज्य लाना हो, सामाजिक भी। तो पहले ऋचा जी, फिर पर्यावरण की बात सुनेंगे बाबा जी से। देखिए, सनातन कहता है कि लोकतंत्र में राजा कौन होगा ये तो प्रजा तय करेगी, लेकिन राजा क्या करेगा, यानी कि शासक क्या करेगा, ये धर्म तय करेगा। और जब धर्म तय करेगा, राम राज्य तय करेगा, तो प्रभु श्री राम तो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा थे। वो ही ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के
अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी साथ लेकर चलते थे, चाहे वो भालू हो, चाहे वानर हो, रीछ हो, या फिर इसके आगे बढ़िए तो निषाद राज को भी अपना मित्र बनाते थे और शबरी के जूठे बेर भी खाते थे। तो आज यही सामाजिक समरसता स्थापित हो, इसी का संदेश अयोध्या से धर्म ध्वजा भी देती है, जिसका अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और अभी जो बात आप लोग कह रहे थे ग्रोक से पूछकर और एआई से पूछकर, तो मैं तो इस बात को पहले ही कह रही थी कि अगर आप संघ के पंच परिवर्तन को उठाकर देख ले और संघ के पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में ये प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिसके 5 प्रमुख बिंदु हैं। एक है सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रमोदन, नागरिक दायित्व। अगर ये सभी चीजें निभाई जाएंगी, इन सभी चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाया जाएगा, तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा और हम अपने नागरिक दायित्वों को भी पूरा करेंगे और सामाजिक समरसता आएगी, अर्थात लोगों में भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन भारत की अगर राजनीति की भी अगर हम चर्चा करेंगे, तो हम बिना रामराज के, बिना सनातन पद्धति के उसकी चर्चा पूर्ण नहीं होती है। और यही कारण है कि विपक्षी दलों ने जिस तरीके से, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लंबे समय तक इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान करने का प्रयास किया, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, और आज उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भी देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को भी देखने को मिल रहा है। ये वही लोग थे जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को न्यायालय के भीतर खड़े होकर नकार दिया था। ये वही लोग हैं जो कि सनातन परंपरा को या फिर धर्म को वायरस बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत के आम जनमानस अपनी सनातन परंपराओं में यकीन रखता है, और आज विकास और विरासत के समन्वय की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उसको अपार जन समर्थन मिल रहा है इस देश की जनता के द्वारा। विष्णु जी, जरा पर्यावरण के बारे में बताइए भाई। मतलब पर्यावरण और सनातन, पर्यावरण और ये ध्वज आरोहण जो हो रहा है, इसके बीच का क्या रिश्ता है? मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि भारत की पहचान संस्कृति से है, राम से। राम से राष्ट्र है, राष्ट्र से राम नहीं है। तुलसी बाबा जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सिया राम है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे खेती हो, कुछ भी हो, उसमें पर्यावरण सब ही आते हैं। सब में राम है। अब विषय क्या है, जब सब में राम है तो ये राम राज की स्थापना के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राम जी थे तो राम राज की स्थापना में ही राम जी का, आज राम राज की स्थापना में बता देता हूँ। अब मंदिर के पास लिखा है कि क्या बात पूछे नहीं को, जो हरि को भजे सो हरि का होए। कहने का मतलब आज दलितों को भी निमंत्रण मिला, आज पिछड़ों को भी निमंत्रण मिला, आज जो अन्य जाति के थे उनको भी निमंत्रण मिला। आज राम मंदिर के शिखर पे केसरिया ध्वज भी हो गया पीएम मोदी के द्वारा। ये राम राज की शुरुआत है, क्योंकि राम जी के राज में किसी को छोड़ा नहीं जाता था, सबको साथ लेके चलते थे हमारे प्रभु राम। और आज वही राम राज है कि जो सबको लेकर के हमारे प्रभु राम के सेवक चल रहे हैं। राम के सेवक कौन है? हमारे मोदी योगी। अच्छा, मोदी योगी राम के सेवक क्यों हैं, इस बात को जानना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि एहि सन हटी करिहूं पहचानी, साधु न हो ये कारज हानि। हमारे पीएम मोदी जी साधु हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। तो वो संत है जब राम की कृपा हुई, राम ने भेजा राम काज के लिए। आप पर्यावरण को देख करके कुछ भी, सारी राम राज की स्थापना धीरे धीरे आज से शुरुआत हो चुका है। अब धीरे धीरे पूरा राम राज की स्थापना होगा जब मथुरा में केसरिया ध्वज होगा, और धीरे धीरे जो आपने विषय रखा पर्यावरण, उसका भी धीरे धीरे राम राज की स्थापना होगा। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। जी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताएं। अपना मम्मी पापा ढूंढूंगा महाराज जी। अच्छा, आई थिंक दीपेंद्र जी आपके पास आता हूँ। ये आप मुझसे पूछ रहे थे? हाँ, मुझे लगा कि आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, धर्म पारायण हो जाना ही प्रकृति का संरक्षण। और जब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तब तक हम अपने आप को धार्मिक कह पा रहे हैं, ये भी विडंबना है, ये भी प्रश्न चिन्ह है।
देखिए, हमारा धर्म होता है, हमारे कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य बोध हो जाना ही प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर प्रशस्त हो पाने को दर्शाता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ अगरबत्ती लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ दे रहे, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ पढ़ ले रहे हैं, अच्छा चंदन लगा रहे हैं। तो ये धर्म पारायणता भी होनी चाहिए। हमारा धर्म हमें किन कर्तव्य बोधों को बताता है कि भाई वृक्षों को मत काटिए, पहाड़ों को मत तोड़िए, जरूरत से ज्यादा संग्रहित मत करिए। अब आप जो है पृथ्वी के आधे भाग जो है बोझ अकेले लेके बैठे हैं, कोई विल गेट्स है तो कोई है, कोई अडानी है, तो देश में गरीबी ही आएगी ना। है अकाउंट्स इतने भरे पड़े हैं तो मैनेजमेंट गड़बड़ होगा ना। सवाल तो इस पे भी होने चाहिए ना। एक तरफ से वृक्ष काटिएगा, दूसरे तरफ से एनवायरमेंट खोज रहे हैं कि शुद्ध वातावरण मिले हमको, और तीसरी बात वृक्षों के नीचे अगर सुला दिया जाए तो 2 दिन तक सोएंगे नहीं, चौथे दिन तीसरे दिन आप एसी में जाकर बैठ जाएंगे। वृक्षों के हवा अच्छे नहीं लगते हैं। जब जिस चीज की जरूरत नहीं होती है प्रकृति उसको अपने अंदर समेट लेती है। ये तो बहुत साधारण सी बात है, सामान्य से विज्ञान में भी हमको समझ में आता है। तो हमारी जरूरतें अलग टाइप की हो गई हैं। अब हम इतने एआई पे डिपेंड हो रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीक, खाली एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, और तमाम अत्याधुनिकताओं पर जितना ज्यादा हम डिपेंड हो जा रहे हैं, यह भी तो एनवायरमेंट पे असर कर रहा है ना श्रीमान जी, यह भी तो वातावरण को खराब करने का काम कर रहा है ना। तो जब हम कैसे, तो दीपेंद्र जी कैसे होगा फिर? दीपेंद्र जी आगे गाड़ी कैसे बढ़ी? जी मैं बता, हमें अपने कर्तव्य बोध को समझना पड़ेगा। कर्तव्य बोध हमारे कर्तव्य बोध पे हमें पारायणता लानी होगी। हम वास्तव में देवेंद्र मोहन जी, कानून बन जाएगा सही नहीं हो पाएगा शायद। वो जो वर्तमान समय में राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है और वर्तमान में जो भारत की वास्तविक स्थिति है, दोनों की जो तुलना की जा रही है वर्तमान समय में, यह तुलना ही अपने आप में एक चुनौती है। क्योंकि जो राम राज्य की परिकल्पना है वह हमारे लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह है। वो हमारा विजन है जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि जो भारत की वास्तविक स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसको प्राप्त करने में तमाम कठिनाइयां हैं। जैसे अगर देखा जाए तो भारत में सांस्कृतिक स्तर पर राम राज्य की आकांक्षा तो सभी भारतीयों में है, लेकिन संस्थागत रूप में, प्रशासनिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर उसकी तैयारियां हमको कमजोर दिखाई देती हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं जिनके भी हम चर्चा कर रहे थे, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण रहा हो, भ्रष्टाचार हो या असमानता जैसी विभिन्न समस्याएं दिखाई दे रही हैं। भारत को अगर सही में राम राज्य जैसा समाज बनाना है तो केवल भावनाओं से नहीं होगा। इसमें संस्थाओं, नीति निर्माताओं को, पारदर्शिता को, इन सभी चीजों को ध्यान देना होगा। तो जो राम का जीवन है या जो राम राज्य की परिकल्पना है, ये हमारे लिए विजन है। और जो आज ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ या ध्वजारोहण, ये उस दिशा में एक कदम माना जा सकता है। दूसरी बात, हम पर्यावरण की संरक्षण की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण की बात सनातन धर्म में की गई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे सनातन भारतीय धर्म में ऋणों की बात की गई है कि हम भारतीयों के ऊपर या हम सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर 5 तरह के ऋण है। ऋषि ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, जीव ऋण है, अतिथि ऋण है। तो जो जीव ऋण की परिकल्पना की गई है, संकल्पना की गई, वह यह बताता है कि इस धरती पर उन जीवधारियों का जो हमारे साथ इस धरती को साझा करता है उतना ही अधिकार है जितना मनुष्यों का है। तो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे अन्य जीवधारी हों, सबके संरक्षण का दायित्व की भावना सनातन धर्म के द्वारा प्रेरित की गई है। ठीक है। आप अतिथियों का जो हमारे साथ इसमें जुड़े थे, चाहे जो है दिवाकराचार्य जी हो, विष्णुदास जी हो, ऋचा, आपका भी बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।